का इंतजार और बजट हम आपके और हमारे सामने होगा, क्योंकि इस बजट से उम्मीदें हैं नौकरी वालों को, व्यापार वालों को और साथ ही साथ उन लोगों को जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ किसानों को भी ये बजट अब इंतजार उनका पूरा होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। इस बजट में किसानों को लेकर सरकार क्या जादू की छड़ी चलाने वाली है, और साथ ही साथ चूंकि कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर पर सभी की निगाहें रहीं, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि बाकी देशों की भी। हेल्थ सेक्टर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया भी है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर में बजट क्या लेकर आने वाला है, बजट से क्या उम्मीदें हेल्थ सेक्टर को हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। हेल्थ केयर सेक्टर को बजट से क्या उम्मीद? फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगा आत्मनिर्भर बजट कवच। बजट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बनेगा संजीवनी। क्या ये बजट हेल्थ केयर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? क्या ये बजट देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना काल ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हुआ है, और बीते साल की तरह इस साल भी चुनौतियां बरकरार हैं। फार्मा सेक्टर 40 अरब डॉलर का है, 2024 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 2025 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में अहम रोल है। दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत की फार्मा इंडस्ट्री है। दुनिया में दवा के एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 3.5% है। जहां भारत ने कोरोना काल में बड़ी से बड़ी वैक्सीन देकर दुनिया को अचंभित कर दिया, ऐसे में फार्मा सेक्टर को भी इस बजट में आत्मनिर्भर बनाने वाले ऐलानों की उम्मीद है। ये सेक्टर देश में अर्थव्यवस्था को रोजगार देने के साथ मजबूत कर सकता है। आस्था श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन क्या इस बजट में ऐसे प्रावधान होंगे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ जाएं? इसी बीच कृषि विशेषज्ञ बद्री नारायण चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी पैनलिस्ट के साथ साथ, और मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर भी रही थी। बद्री नारायण जी, जब हजारों की संख्या में और अब तो लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया है, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं, नाराज हैं, बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा इस बजट में किसानों के लिए क्या होगा, क्योंकि जीडीपी में अच्छा खासा योगदान किसानों का भी रहता है, लेकिन करीब 80% किसान तो गरीब श्रेणी में आते हैं। ऐसे में क्या जादू की छड़ी सरकार चलाने वाली है इस बजट में किसानों को लेकर, क्या हो सकता है? उम्मीद तो कम लगती है, क्योंकि अमेरिका अपने किसानों को $7,253 प्रतिवर्ष दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को $1,068 मिल रहे हैं। कनाडा $7,414 देता है, ऑस्ट्रेलिया $222 देता है, लेकिन भारत के किसान को 49 रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष और सब्सिडी हिस्से में आती है। हाँ। और दुर्भाग्य से ये भी बड़े किसानों के खाते में ज्यादा जाती है। हाँ। छोटों के हाथ में नहीं जाती, क्योंकि हमारे यहाँ सब्सिडी कंपनियों को मिलती है, किसान को डीबीटी के रूप में नहीं मिलती। और कंपनियों में जो खाद, दवा, बीज, सिंचाई के साधन और ट्रैक्टर, टायर वगैरह बनते हैं, तो ये छोटा किसान सबका सब इसका उपयोग नहीं करता, और जो जितना छोटा है वो तो वंचित रह ही जाता है। सब्सिडी के नाम के ऊपर सरकार का योगदान नहीं मिल पाता। हाँ। इसलिए इस समय जो एमएसपी सब्सिडी देने का जो पद्धति या तरीका है, उसको बदलना ही ज्यादा सार्थक होगा। मेरे ख्याल से सरकार इस पर विचार करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये असंतोष और बढ़ेगा। ये असंतोष बेकार नहीं है, ये बहुत सही है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए लोग तो लोगों को संपन्न दिखते हैं, ट्रैक्टर वाले दिखते हैं, लेकिन जो वाकई खेत में खेती कर रहे हैं या नहीं आ पाते, हाँ। उनकी दशा देखने लायक है। कर्जे में पूरे डूबे हुए, उनकी पीढ़ियां डूबी हुई है। हाँ। और जहाँ तक सवाल कर्जे का है, तो कर्जा भी उनको 9% ब्याज पड़ता है। कहने को तो 3% ब्याज सब्सिडी है, लेकिन वो केवल 3 लाख तक के ऊपर है।
सरकार को चाहिए कि उसको बढ़ा के 5 लाख बिल्कुल कम सही से कहा कम आपने, करे। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है कि किसान तो बड़े संपन्न हैं, इन बॉर्डर्स पर मौजूद कुछ किसानों को देखकर ऐसा लगता है कि किसान संपन्न है, लेकिन असल में जो आपकी प्लेट तक अन्न पहुंचाता है वही अन्नदाता पसलियां झांक रही होती हैं, कर्ज में इतने डूबे होते हैं कि अपने ही खेत के पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर लेते हैं या कीटनाशक पी लेते हैं। सुनील गर्ग जी, वी शेप रिकवरी आखिर होगी कैसे? किसान एक बड़ा तबका जो कि नाराज फिलहाल चल रहा है, बजट में ऐसा क्या सरकार करे? देखिए, जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है उसमें मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि वो वाजिब है नावाजिब है। और ऐसा नहीं है कि जब हमारे यहाँ सांसद 70% अगर पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से पिछले 70 सालों से, तो वो किसानों का भला क्यों नहीं कर पाए? 70% सांसद किसान आते हैं, तो ये एक अलग विचार भी है, प्रश्न है। हम इकोनॉमिस्ट की तरह हम जब सोचते हैं तो जैसे मैंने कहा था वी शेप इकोनॉमी की, जब हम बात करते हैं वी शेप रिकवरी की, तो हर सेक्टर का एक योगदान होता है, चाहे वो किसानी है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री है, चाहे वो हेल्थ केयर है, और सब में लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए भागते हैं। देखिए, जैसे हम जीडीपी कलेक्शन की बात करते हैं, जो 3 बेसिक इंडिकेटर है, जीडीपी जो जीएसटी कलेक्शन है, या जो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और शेयर मार्केट अगर ये बूम कर रही है, इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तभी हमारे पास एफडीआई भी आ रहा है। और जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, देखिए हमारा जो चाइना के साथ में, जैसे आप रिपोर्ट में दिखा रहे थे, कोई 50 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट हुआ करता था कभी जमाने में, मतलब पिछले साल तक ही, यानी कोई 3.5-4 लाख करोड़ का हम ट्रेड डेफिसिट किया करते थे। अब आत्मनिर्भर भारत में जो मैंने कहा था, पीएलआई स्कीम के जरिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो सरकार लेके आई है, और सरकार ने 2 लाख करोड़ उस पर एलोकेट किया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो 5-6% वो अमाउंट है, 2 लाख करोड़, तो वो 40 लाख करोड़ की प्रोडक्शन सरकार चाहती है कि हमारे देश में ही हो। और वो कैसे होगी? जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहले हमारे यहाँ पर 2 मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी केवल 2014 से पहले। आज 250 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हो गए हैं। स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो 38 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा जिसकी वैल्यूएशन आ जाए, कोई 7,500 करोड़ ज्यादा की वैल्यूएशन अगर आ जाती है। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो फार्मा सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, और टूरिज्म और जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती है। और फिर मैं एग्रो पे आना चाहूंगा। देखिए, आने वाला दशक जो मैं जानता हूँ एज इकोनॉमिस्ट, 2 इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। एक फार्मा इंडस्ट्री, और जो वैक्सीन हमने बनाई है उससे हिंदुस्तान की फार्मा की धाक जम गई है। और दूसरा ऑफ कोर्स एग्रो इंडस्ट्रीज। देखिए, एग्रो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहाँ पे नए आइडियाज की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब आएगी जब इस सेक्टर को खोलेंगे। मैं लॉज अच्छे हैं बुरे इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लॉज से समझ में आया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना था। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, और कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आकाश जिंदल जी, अब जितनी तनख्वाह होती है उससे ज्यादा तो हम लोगों के खर्चे होते हैं, सेविंग कुछ हो नहीं पाती। जिनके पास जो कुछ सेविंग थी वो इस कोरोना काल में खर्च हो गई, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक करीब 11.25 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब जीएसटी, नोटबंदी और फिर कोरोना काल, बचा कुचा जो छोटा मोटा व्यापार था छोटे व्यापारियों का, मझोले व्यापारियों का, वो व्यापार भी ठप पड़ गया। ऐसे में अगर मैं अपना घर लेना चाहूं सपोज, और थोड़ी बहुत सेविंग मेरे पास है, क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार पिछले कुछ सालों से डाउन जा रहा है, ये हम सब जानते हैं, मुझे सस्ता घर तो मिल जाएगा, लेकिन टैक्स में छूट मिलेगी क्या? होम लोन में कुछ फायदा मिलेगा क्या? जी हाँ, मुझे इस बार बहुत उम्मीद है, बिकॉज आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हाउसिंग फॉर एवरीवन बाय 2022। नाउ दिस गवर्नमेंट वांट्स टू गिव हाउसेस टू एवरीबॉडी बाय 2022, और उसके लिए देयर कुड बी लॉट ऑफ एग्जम्पशन। फर्स्टली, व्हेन वी टेक हाउसिंग फाइनेंस, नाउ एज यू नो 98-99% पीपल बाय हाउसेस थ्रू हाउसिंग फाइनेंस। फर्स्टली, द प्रिंसिपल कंपोनेंट, देयर इज एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C दैट। सेकेंडली, जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसकी रीपेमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज हाउसिंग लोन टिपिकली 16, 18 या 20 साल का होता है। तो अब क्या है कि मुझे एक संभावना लगती है कि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वहां पे एडिशनल एग्जम्पशन आ सकती है, और वो काफी साइजेबल हो सकती है, ताकि लोगों को घर दिया जा सके। और अगेन, रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जो जॉब्स प्रोवाइड करता है।
बहुत ही हाईली मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर है। सीमेंट ये कंज्यूम करता है, स्टील ये कंज्यूम करता है, तो इससे पूरी इकोनॉमी का कहीं ना कहीं रिवाइवल आ जाएगा। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था वी शेप्ड रिकवरी का, तो आपको बता दूं ऑलरेडी वी शेप्ड रिकवरी है स्टार्टेड। अब जीएसटी कलेक्शन देखिए 1.15 लाख करोड़। कार सेल्स देखिए, अब कार सेल्स इस दिवाली हैव बीन बूमिंग। रियल एस्टेट प्राइसेस देखिए आप, गुड़गांव में देखिए, चंडीगढ़ के साथ मोहाली में देखिए, मुंबई की पॉकेट्स में देखिए, रियल एस्टेट में ऑलरेडी 20 से 40% का एप्रिसिएशन है। अब व्हाई वुड देयर बी एप्रिसिएशन इन रियल एस्टेट? ओनली पीपल व्हेन दे फाइंड वैल्यू इन रियल एस्टेट इन द इकोनॉमी, देन ओनली वुड दे इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है। और आपको मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं जो बहुत चीजें क्लियर कर देगा। आज ऑलरेडी कोरोना पीरियड में, सबको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं, हम दोबारा से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। यूके हमारे पीछे है, फ्रांस हमसे पीछे है। और आने वाले समय में मेरा तो ये विश्वास है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि वी हैव द कैपेसिटी टू अगेन बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज देखिए हमसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी है? यूएस है जो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची हुई है। आपने चाइना की बात की, चाइना का आपको अपडेट कर दूं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो कि अभी भी कंटिन्यू रहने की बहुत पॉसिबिलिटी है, उसके कारण चाइना की इकोनॉमी के अंदर काफी साइजेबल डैमेज होने की जो है उम्मीद है। उसके अलावा चाइना के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है अपनी करेंसी को रिवैल्यू करने का। वही कुछ जो जापान के साथ 80s में हुआ था, उसके चलते चाइना की इकोनॉमी और डाउन जाएगी। वहां बहुत हैवी डेट क्रिएट हो गया है और चाइना की इकोनॉमी आगे जाके वो ग्रोथ रेट नहीं सस्टेन कर पाएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ज्यादा आएगी। और उसके बाद आ जाती है जापान। आज से 2 साल पहले वो इकोनॉमी एक क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट की थी। फिर है जर्मनी, यूरोप ऑलरेडी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एडवोकेट हूं वी शेप रिकवरी का। ऑलरेडी वो वी कहीं ना कहीं बननी शुरू हो चुकी है। दर्शकों को वी का मतलब आसानी से समझा दूं। वी का मतलब पहली डंडी यानी कि नीचे है, अब दूसरी डंडी ऊपर उठना एकदम जो है, तो वो ऑलरेडी उठना शुरू हो चुके हैं। एंड बाय दिस ईयर एंड वील हैव 11 to 12% जीडीपी ग्रोथ, जो कि पिछले 10 साल 12 साल में हमने नहीं देखी। 11 से 12% जीडीपी ग्रोथ हमारी होने की संभावना बनती है। ऑलरेडी आप देखिए लोग शॉपिंग मॉल्स में, लोग रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू हो गए हैं। कंजम्पशन की थ्योरी दोबारा शुरू हो गई है। सेंसेक्स हमारा जो है एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा 50,000, देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है सेंसेक्स के अंदर जो एप्रिसिएशन है उसके अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफी साइजेबल चंक रहा है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको इंडियन इकोनॉमी में दम दिखेगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में दम है, इसीलिए वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि डेफिसिट की। मेरे हिसाब से मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि इस साल भी थोड़ी सी डेफिसिट के साथ अगर हम फ्लर्टिंग करते हैं तो कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति बीमारी से उठता है कई बार थोड़ी सी दवाइयां बीमारी के समय लेनी पड़ती है जिसका साइड इफेक्ट होते हैं। तो ग्रोथ को फोकस रखना चाहिए। किसान भाइयों की अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, यहाँ मेरा ये मानना है कि किसान भाइयों के लिए और इस ग्रोथ के लिए सरकारी खजाने से अगर और खर्च करना हुआ तो करेंगे, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। इसका इंतजार हमें करना होगा। आपने कहा भी कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हो गई है, जल्द से पटरी पर आए। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत हमें बनना है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है, स्वदेशी ब्रांड को बढ़ावा देना है, वो सब हिंदुस्तान में हो, इसका इंतजार हमें है। और बजट से कई उम्मीदें हैं, लेकिन बजट से उम्मीदें हेल्थ केयर सेक्टर पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना काल में व्यवस्था कैसी है इसको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। सरकार हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ाने को लेकर लगातार कोशिश कर रही है। आधुनिक हेल्थ इंफ्रा तैयार किया जाए, इसको लेकर भी फोकस्ड है। हेल्थ पर खर्च कितना होता है ये आप जानिए। जीडीपी को आप 1.2% से बढ़ाकर 2.5% किया जाए, ऐसा मानना है। मेडिकल टूरिज्म को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए और यहाँ पर बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए हेल्थ से जुड़ी हुई, ताकि न सिर्फ देश के लोग यहाँ पर इलाज कराएं बल्कि जो विदेशों से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं उन्हें यहाँ बेहतर सुविधाएं मिल पाए, वो भी कम खर्च में। अब आप ये भी जानिए कि हेल्थ केयर पर कौन कितना खर्च कर रहा है, हिंदुस्तान का क्या कुछ है, बाकी देश कितना खर्च कर रहे हैं। अमेरिका जहां 17.7% खर्च करता है, यूरोप 9.9%, चीन 6.64% और भारत 1.5%। और मुझे लगता है कि फरहान पेटीवाला इसको लेकर ज्यादा हमें जानकारी अच्छे तरीके से देंगे भी। फरहान जी, आप जब हम हेल्थ सेक्टर पर अभी तक
उतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं रहे। वो बात अलग है कि कोरोना काल में इमरजेंसी हालातों में व्यवस्था दुरुस्त की गई, व्यवस्था बेहतर की गई, लेकिन अब न सिर्फ वैक्सीन, न सिर्फ कोरोना काल, बल्कि बाकी इलाज पर भी, बाकी सुविधाओं पर भी फोकस रहना होगा। सस्ती वैक्सीन मिले, सस्ती वैक्सीन बने, और चूंकि हिंदुस्तानियों का तो मनोदशा ऐसी होती है ना कि फ्री की वैक्सीन कब मिलेगी, तो सस्ता यहां पर सब कुछ होगा। न सिर्फ देश के लोगों को फायदा होगा, बल्कि जो बाहरी देशों के लोग हैं वो भी इलाज कराने के लिए यहां पहुंचेंगे। इत्तेफाक रखता हूँ आप जो कह रही हैं, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के सामने। बट मैं थोड़ा एक स्पष्ट कर दूं कि हर प्रॉब्लम बजट से सॉल्व नहीं हो सकता है। बजट एक बहुत 30,000 फीट अबव कंट्री के लिए होता है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है। ज्यादा बड़ी जो समस्या मुझे लगती है वो इम्प्लीमेंटेशन की ग्राउंड पे अभी भी है और रहेगी हमेशा, क्योंकि सरकार अगर 3% भी जीडीपी का हेल्थ केयर को एलोकेट कर दे तो क्या वो पैसा एक्चुअली रूरल इंडिया और लास्ट माइल जिसको हम कहते हैं वहां तक पहुंचेगा? क्या लोगों को, बिकॉज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते बहुत टाइम लगता है। यू नो, कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, तो मैं एक पॉइंट कहना चाहता था जिसे आपने ध्यान दिया होगा। 2015 के बजट में अरुण जेटली जी ने ही हैड लॉन्च्ड पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, which was again a very new thing at a very low cost of 1 rupee per day you can insure yourself। उसके बाद 2018 में PMJAY, जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं, वो लॉन्च हुआ। मुझे उम्मीद है इस बार, उम्मीद करते हैं सर कि इस बजट में भी ऐसा कुछ होगा जो अर्थव्यवस्था को न सिर्फ पटरी पर लाएगा बल्कि हर तबके के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल जितनी तनख्वाह नहीं होती उससे ज्यादा खर्चे होते हैं, घर घर के यही चर्चे हैं। बजट से उम्मीदें हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ घंटों का इंतजार और देखते हैं इस बार बजट में आपके और हमारे लिए क्या कुछ खास रहने वाला है।